हेलो फ्रेंड, ये आज आपका ये दूसरा सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। ठीक है। भारतीय नागरिकों को और भी कुछ अधिकार हैं जो दिया गया है, वो हैं 29 और 30। ठीक है ना, ये मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय को दिया गया है। अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, मूल अधिकार मूल संविधान में टोटल 7 था, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या मात्र 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार जो संपत्ति का था उसे समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकारों की कुल संख्या मात्र 6 ही है। ठीक है ना, मूल अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं तो वर्तमान मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो पहली बार शामिल हुआ वो 42वां संविधान संशोधन 1976 को शामिल हुआ। उस समय मात्र 10 मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ था। ठीक है ना, 11वां मौलिक कर्तव्य 26वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जुटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसका 1/4 सदन, यानी देखिए जितना भी आपको कथन दिया हुआ है ये सब के सब गलत कथन है। ठीक है ना, यानी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, उपयुक्त सभी। ठीक है ना, इसमें जो इसका सही सब होगा उसका बात कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये आपका 6 वर्ष होता है। ठीक है ना, राज्यसभा के लिए कम से कम जो सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है ना, लेकिन इसके जो 1/3 सदस्य हैं दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना, राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा भंग नहीं किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा की अगर बात कर लें कि किस अनुच्छेद में है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक सबसे पहले इस धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। याद रखिएगा, धन विधेयक पर कभी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। ठीक है, वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब जब चलिए पहला लिखा है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसमें जो सिर्फ राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला। ठीक है ना, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहो यानी वकील रहा हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होता है अनुच्छेद
24 के तहत, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अगर स्थापना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य जो चालू कर दिया था वो 28 जनवरी 1950 को अपना कार्य चालू कर दिया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उसका जो सेवानिवृत्त की जो अधिकतम आयु होती है वो 65 साल होती है और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो अधिकतम 62 साल होता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 214 में किया गया है, ठीक है। वर्तमान में अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में हाई कोर्ट की कुल संख्या 25 है, ठीक है ना। कितना है? 25 है। चलिए, वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों से कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो याद रखिएगा 2 माह। कितना? 2 माह। देखिए, वित्तीय राष्ट्रीय जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 352 में है। इसे अनुमोदन के लिए कम से कम 1 माह होना चाहिए। इसके अनुमोदन के लिए 1 माह, ठीक है ना। 356 में राष्ट्रपति शासन का दिया हुआ है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। इसका अनुमोदन कम से कम 2 माह के भीतर होना चाहिए, ठीक है। 2 माह के भीतर होना चाहिए, ठीक है। और 360 में वित्तीय आपातकाल दिया हुआ है, इसका भी 2 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था। 1963 में लाया गया था। ये जो पहली बार लाया गया था विरुद्ध लोकसभा में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के बारे में अनुच्छेद 37 में वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 36 की बात करें तो राज्य की परिभाषा उसमें दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो उसमें पंचायत दिया गया है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 44 तो मालूम ही होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता के बारे में बात किया गया है, ठीक है। समान सिविल संहिता जो शुरुआत से जो लागू था कहाँ? गोवा में। वर्तमान में देखिए उत्तराखंड में भी समान सिविल संहिता लागू हो गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 50 की बात कर लेते हैं। इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का बात किया गया है, यानी अलग अलग होगा, ठीक है ना। राज्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकती, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है ना। अगर शराब की मनाही की बात करें कि देखिए शराब अपना कोई राज्य शराब चालू भी रख सकता है, कोई बंद भी कर सकता है। शराब जो है ना, अनुच्छेद 47 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 47 में शराब के बारे में वर्णन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में किया गया था। देखिए, चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित था और इसका जो गठन था 1991 में किया गया था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति का संबंध। किससे? भूरी क्रांति का संबंध। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गोल्डन क्रांति सेफ्रॉन, यानी कह सकते हैं कि केसर से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति की बात करें तो केसर से संबंधित है, ठीक है ना। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हॉट मनी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे हॉट मनी कहा जाता है, ठीक है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कौन करता है? कैबिनेट समिति। देखिए, सर्वाधिक गन्ना की जो उत्पादन की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन ब्राजील में होता है, ठीक है। और भारत में अगर बात करें कि सर्वाधिक मतलब गन्ना कहाँ होता है, तो यूपी में होता है। लेकिन देखिए, सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन में जो स्थान है वो महाराष्ट्र का है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है?
देखिए, तो इसमें सरकारी पदों का त्याग करना शामिल था, विदेशी मालों का बहिष्कार करना शामिल था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार करना शामिल था, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ठीक है ना? और इसका जो समाप्त हुआ था, वो समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 को। देखिए, 12 फरवरी 1922 को ये इसीलिए समाप्त किया गया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरा-चौरी में एक चौरा-चौरी कांड हो गया था, जिसमें पुलिस थानों में सब आम जो वहाँ पर के नागरिक रहते हैं उसमें आग लगा देते हैं, जिससे कुछ बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं उनका निधन हो जाता है, ठीक है ना? तो उस निधन के कारण गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है ना? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की अगर बात करें तो इसकी समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। दांडी मार्च की शुरुआत की बात करें तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से इसकी शुरुआत किए थे, ठीक है ना? साबरमती से शुरुआत किए थे, ठीक है ना? 240 मील पैदल यात्रा किए थे, 240 मील पैदल यात्रा किए थे, ठीक है गांधी जी। चलिए, गांधी जी के जीवन में घटी घटनाओं का सही कालक्रम नहीं है, ठीक है ना? चौरा चौरी कांड, ये देखिए 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। पूना समझौता जो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था 24 सितंबर 1932 को अरबदा जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन, यही आपका गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है ना? इसी में गांधी जी एक नारा देते हैं, करो या मरो का नारा गांधी जी इसी आंदोलन में देते हैं। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है ना? सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो इन्होंने कुछ नारा भी दिया था, जैसे जय हिंद, ठीक है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सब इन्हीं का नारा है, ठीक है ना? इनका जन्म की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को, ठीक है ना, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। और 23 जनवरी को ही अब इनका जन्मदिन पर पराक्रम दिवस घोषित किया गया है, पराक्रम दिवस घोषित किया गया। इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1942 में किया था, ठीक है ना? और इन्होंने अस्थायी सरकार का गठन 1943 में, ठीक है ना? और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 में किया था, ठीक है ना? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। चलिए, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया तो 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है ना? भारत में सती प्रथा का अंत का जो श्रेय है जाता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया, ठीक है ना? वो राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है ना? राजा राम मोहन राय मतलब सहयोग किए और उस समय जो विलियम बेंटिक थे उन्हीं के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय उन्हीं को जाता है। नरबलि प्रथा का अंत की बात करें तो 1844 में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। शिशु बलि प्रथा का अंत की बात करें तो 1802 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो वो पल्लव शामिल नहीं था, ठीक है ना? कौन कौन शामिल था? तो याद रखिएगा चोल शामिल था,
राष्ट्रकूट शामिल था, प्रतिहार शामिल था, लेकिन पल्लव शामिल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखा जाता था? तो उत्तर दिशा में रखे थे। शवों के जो सर है ना, उत्तर दिशा में रखे जाते थे। देखिए, अगर शवों को दफनाने की बात करें तो शवों को दफनाया जाता था हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। लेकिन अगर शवों की जलाने की बात करें तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। ठीक है ना। हड़प्पा की अगर खोज की बात करें तो हड़प्पा का खोज जो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया था? ठीक है ना। तो याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। ठीक है ना। और बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन की बात करें तो बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हो जाता है। थोड़ा 1 मिनट में देख लेते हैं कि कौन कौन बौद्ध संगीति कब हुआ था। याद रखिए, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। ठीक है। जिसके अध्यक्ष की बात करें तो उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, और वहाँ उस समय शासक थे, उसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है ना। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। जिसके वहाँ के अध्यक्ष रहते हैं उसका नाम रहता है सवाकामी। ठीक है ना। वहाँ पर जो शासक रहते हैं उसका नाम रहता है काला शोक। क्या नाम रहता है? काला शोक। द्वितीय बौद्ध संगीति के जो शासक रहता है उस समय, उसका नाम रहता है काला शोक। ठीक है ना। अब तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ होता है? तो होता है पाटलिपुत्रा में। ठीक है ना। पाटलिपुत्र में होता है तीसरी बौद्ध संगीति, जिसके अध्यक्ष रखते हैं मोगलीपुत्र तीस रहते हैं अध्यक्ष वहाँ के। ठीक है ना। मोगलीपुत्र तीस रहते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। ठीक है। और उस समय अगर राजा की बात करें, उस समय जो राजा था उसका क्या नाम था? तो उस समय जो राजा था उसका नाम तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक है ना। और उस समय जो तृतीय बौद्ध संगीति के जो वैशाली में जो उस समय जो राजा थे वहाँ के, उसका नाम याद रखिएगा अजातशत्रु तो पहला को हो गए। ठीक है ना। पहला के अजातशत्रु हो गए, दूसरा के कौन हो गए? दूसरा के काला शोक हो गए। ठीक है ना। और तीसरा के क्या हो गए? अशोक। और चौथा के क्या थे? कनिष्क थे। याद रखिएगा, चौथा जो है ना बिहार से बाहर हुआ था। बिहार से बाहर कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, उस समय जो अध्यक्ष थे अश्वघोष थे। ठीक है ना। उसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, वसुमित्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है ना। ऋजुपालिका नदी पर इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। इन्होंने महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए हैं। ठीक है। और अगर बात कर लें महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी पर हुआ था। कहाँ हुआ था? निरंजना नदी पर। ठीक है। और इनका जो निधन हुआ था वो कहाँ? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर यूपी देवरिया उत्तर प्रदेश में इसका निधन हुआ था। ठीक है। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, अजीबक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के जो शासनकाल है उसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अकबर के समय का बात करें तो उनके समय को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर बहुत चित्रकला का बहुत प्रेमी था। वो कोई भी चित्र कोई बनाता था तो जहांगीर उसको अपने आप पहचान के बता देता था कि ये कौन बनाया है। ठीक है ना। मुगल काल में मुहतसिब कौन थे? मुगल काल में मुहतसिब का नाम था आचरण अधिकारी। उसे क्या कहा जाता था? आचरण अधिकारी कहा जाता था। दीवाने-ए-अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवाने-ए-अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था।
दीवाने अर्ज बलबन के समय में ये इसका स्थापना हुआ था, दीवाने अर्ज। ठीक है। बसावन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन एवं दसवंत किस दरबार के चित्रकार थे? तो अकबर के समय का चित्रकार थे। अबुल हसन की बात करें तो अबुल हसन जो चित्रकार थे वो जहांगीर के समय के चित्रकार थे, अबुल हसन। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित राज्य नहीं है? ठीक है ना। तो नरौरा परमाणु विद्युत जो रिएक्टर है, गृह है, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। कुडनकुलम की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना। कर्नाटक में नहीं है, कहाँ है? तमिलनाडु में है। कुडनकुलम, कलपक्कम, ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना। कर्नाटक में जो बात करने, कर्नाटक में है वो विद्युत संयंत्र, उसका नाम है कैगा। ठीक है ना। काकरापारा कहाँ है? तो गुजरात में है। तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समानांतर रेखा ये है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। ठीक है ना। अगर मैकमोहन की बात करें तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो उसके बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है ना। चलिए, जर्मनी और फ्रांस की बात करें तो उसके बीच में मैगिनोट रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा की बात करें तो यह उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच में है, 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है ना। 49वीं समानांतर रेखा की बात करें तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। ठीक है ना। और 24वीं समानांतर रेखा की बात करें तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। देखिए, अच्छा ईंधन रहेगा ना, वो उच्च मतलब उसमें मान भी देगा और ये कम से कम प्रदूषण भी करेगा, वो अच्छा ईंधन होगा। चलिए, प्राकृतिक रबर में कौन सा कथन नहीं है? प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह प्राकृतिक का बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये गलत है। ठीक है। किसी रासायनिक तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है कि उसका रासायनिक गुण क्या होगा। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी, अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ठीक है ना। किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किस राज्य से जो बीचों बीच गुजरती है वो किस राज्य से गुजरती है? ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन एक छूट गया था इधर, आपका जो 29 से है ना वो छूट गया था, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। 29 से 30 आपको बताए नहीं है ना। चलिए, एक बार 29 से 30 देख लेते हैं। 30 छूट गया आपका। ठीक है ना। 30 थे, देखिए 30 में कह रहा था कि विटामिन B7 में जो विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? बालों का झड़ना। विटामिन B7 के कारण क्या होता है? बालों का झड़ना। विटामिन B7 की कमी होगा तो बालों झड़ेगा। विटामिन B12 की कमी होगा तो प्राणी में अरक्तता हो जाएगा। विटामिन E की कमी होगा तो बांझपन, जो स्त्रियों में बांझपन जो रोग हो जाता है वो विटामिन E के कारण होता है। विटामिन E का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन K की कमी से देखिए रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है ना। रक्त का थक्का यानी खून है ना, अगर गलती से खून थोड़ा सा हल्का सा भी अगर कट गया तो वो आपका खून जमेगा नहीं। ठीक है ना, विटामिन K के कारण। चलिए, तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। तारों को मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? महिलाओं में ये रोग बहुत कम होता है। ठीक है ना। उसका नाम है वर्णनता। देखिए, वर्णनता रोग में लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है। वर्णनता रोग में ये कैसे इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं और ये क्या आनुवांशिक रोग है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, उसका जो कौन वहन करता है? तो ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यह ऑक्सीजन का वहन करता है। किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किस कोशिकांग में किसी न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है?
तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। देखिए विटामिन ए की बात करें तो इसमें इसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो गाजर है, ठीक है ना। इस रेटिनॉल की कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है, रतौंधी नाम है। चलिए, प्रतिरोध एक सूची को मिलाना है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक की बात करें तो एम्पियर होता है। बल का एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन होता है। और पावर का एसआई मात्रक की बात करें तो वाट होता है। एक बात और याद रखिएगा, 1 HP में कितने वाट होते हैं, तो 1 HP में 746 वाट होते हैं। 746 वाट 1 HP में होते हैं, ठीक है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व है वो कौन है, लिथियम है, लिथियम। चलिए, प्राकृति ये आपका 39वां क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण पाया जाता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो वो भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है। किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। मिथ पर गमछाझार, ये ट्रिक तो जान में करते होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है ना। जैव विविधता दिवस की बात करें तो याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। देखिए 22 वाला जो कुछ दिवस है वो एग्जाम में हमेशा आता रहता है। जैसे याद रखिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में नहीं, गलत है ये। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, कर्नाटक में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ, उड़ीसा में। और गहिरमाथा भी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो भी उड़ीसा में है। और पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो वो कौन नहीं है, तो याद रखिएगा, अग्लुहास शीत जलधारा नहीं है, अग्लुहास। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो याद रखिए, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा। देखिए दक्षिण गंगा की बात करें तो वो कहा जाता है गोदावरी को, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, उसे किसे कहा जाता है, कावेरी को। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के लिए कौन जाना जाता है, तो ज्वालामुखी को। और भूकंप ये जो हमेशा यहाँ आते रहते हैं, इसीलिए इसे प्रशांत महासागर क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। चलिए, इस तरह से आपका देखिए 50 क्वेश्चन हो गया। कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे याद रखिएगा। ये तो एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इसको भी, ठीक है ना। योग दर्शन पतंजलि। देखिए योग कौन सिखाया, पतंजलि। योग कौन सिखाया, पतंजलि। देखिए न्याय दर्शन, न्याय कौन करेंगे, गौतम। न्याय करते हैं गौतम बुद्ध न्याय किए थे, ठीक है ना। सांख दर्शन, शंख कौन बजावेंगे, कपिल। शंख कौन बजावेंगे, कपिल। चवार्क, देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। चवार्क दर्शन के कौन थे, चवार्क। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था कण। आप इसको याद रख सकते हैं। जो पूरा विश्व है ना, कण से बना हुआ है। अब आइए पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो जैमिनी थे, और उत्तर मीमांसा के बादरायण। देखिए उत्तर मीमांसा को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, उत्तर मन बाद में, तो यानी बादरायण, उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक है ना। कुछ विभिन्न संप्रदाय हैं, उनके जो संस्थापक हैं ये भी देख लीजिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी के जो संस्थापक है संजय विठली पुत्र। भौतिकवादी इसके जो संस्थापक थे पकुद कचायन। घोर अक्रियावादी इसके जो संस्थापक थे पूरन कश्यप, ठीक है। इस तरह से आप लोग को ये सेकंड जो सेट है जो कंप्लीट हो गया। आप इसे रेगुलर देखते रहिए, देखिए आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन का संग्रह किया गया है, आप इसे देखिए।
ठीक है, कोशिश करेंगे आप लोग को पर डे ये सेट मिले। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। ठीक है।